हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आया हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से अगला पाठ। पाठ का नाम है महिला आश्रम और इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर। पहले हम लेखक के बारे में परिचय देखेंगे। काका कालेलकर जी का जन्म 1885 से सातारा महाराष्ट्र में हुआ। उनकी मृत्यु 1881 नई दिल्ली में हुई। उनका परिचय काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। महाराष्ट्र के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपके लेखन शैली के विशेष गुण हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि। अब हम देखेंगे गद्य संबंधी। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति में सामाजिक लगाव का पता चलता है। यानी देखिए, इस पाठ में महिला आश्रम कैसा होगा, उसके क्या नियम होने चाहिए, किस प्रकार महिला आश्रम चलाया जाएगा, इसके बारे में सरोज जी को मार्गदर्शन करने का कार्य काका कालेलकर जी ने किया है और उसी पर आधारित यह पाठ है। हम देखेंगे, थोड़ा थोड़ा पाठ पढ़ते पढ़ते समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और पूरे पाठ को समझ लेंगे। यह एक पत्र लिखा हुआ है। कालेलकर जी अपने विचार पत्र द्वारा प्रिय सरोज को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा है, प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। यानी कालेलकर जी सरोज को बोल रहे हैं कि आश्रम में सबसे पहला नियम होगा, आश्रम का संचालन करना है, आश्रम का कार्य करना है, तो उसमें कहीं भी पुरुष नहीं होगा, क्योंकि यह महिला आश्रम है। तो अंदर रहने वाली भी महिला होगी और उसको चलाने वाली, उसका संचालन करने वाली भी महिला ही होगी, यह उनका कहना है। और आगे जाकर वह कहते हैं कि इस आश्रम का कहीं भी विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। यानी एक के मुंह से दूसरे के मुंह तक यह जानकारी फैलती रहेगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आश्रम चलाने के लिए पैसा तो लगेगा, लेकिन वह पैसा कहीं मांगने नहीं जाना है। तो कैसा मिलेगा पैसा, वह भी वो बता रहे हैं कि पैसे की व्यवस्था कैसे करनी है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। यानी काका कालेलकर जी कह रहे हैं कि आश्रम में जिनका भी दाखिला होगा, प्रवेश होगा, वह स्त्री अपने खाने पीने के पैसे का इंतजाम करके ही आएगी और अपने अपने कपड़े लत्ते की व्यवस्था भी वो खुद करेगी। यदि गरीब है
तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कोई ऐसी महिला है कि जो बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो खुद तो यहाँ नहीं आएगी, कोई उसकी सिफारिश करने वाला होगा, यानी बताने वाला होगा, तो उसको उनको कहना कि जो सिफारिश करने वाले लोग हैं वह उस गरीब स्त्री के खर्चे की पक्की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद ही उस स्त्री का दाखिला इस आश्रम में होगा, यह कहना है। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए, और पूरी पहचान होने के बाद तभी दाखिला किया जाएगा, यानी प्रवेश किया जाएगा। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। अगर किसी को अच्छा नहीं लगा अथवा किसी कारण उनको फिर अपने रिश्तेदारों के पास जाना है, ऐसा कुछ भी कारण हो, जो महिला ने यहाँ प्रवेश लिया है अगर वह छोड़कर जाना चाहती है तो वह कभी भी आश्रम छोड़कर जा सकती है। और आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। इन्हें वो कहते हैं कि ऐसा जो आती है, रहना चाहती है, लेकिन आश्रम को छोड़कर जाना चाहती है तो वो खुद जा सकती है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी महिला का व्यवहार अच्छा नहीं है, वर्तन अच्छा नहीं है, इसके कारण उसको आश्रम से निकालना है, तो उस महिला को 1 या 3 महीने की नोटिस दी जाएगी कि 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको यहाँ यह आश्रम छोड़ना चाहिए, और फिर उसे यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन ये कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, यानी किसी एक ही धर्म की महिलाएं वहाँ रहती है ऐसा नहीं होगा। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे, यानी सभी धर्मों की स्त्रियां वहाँ रह सकती है। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा, और आश्रम के अंदर सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, यानी स्वावलंबन यानी खुद अच्छे से जितनी महिलाओं की व्यवस्था हम कर सकते हैं उतनों को ही रखना है, ढेर सारी महिलाएं रखने की जरूरत नहीं है। सादगी का आग्रह होना चाहिए, यानी सादगी रहनी चाहिए, यानी सहजता रहनी चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए, यानी जो महिलाएं वहाँ प्रवेश लेंगी उनके लिए कोई ना कोई व्यवसाय करने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। शुरू में तुरंत आश्रम खुलने के बाद यह सुविधा नहीं होगी, लेकिन आगे जाकर इस सुविधा के बारे में हमें सोचना है, और यहाँ दाखिला प्रवेश लेने वाली स्त्रियों को अच्छे से कोई उद्योग का प्रशिक्षण देकर उनको कार्य करने में तत्पर करना है, पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रम स्थान होगा। यानी वो कहते हैं कि यह ऐसा शिक्षा संस्था तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ कलह यानी झगड़ा, कुड़न यानी एक दूसरे पर कुछ जैसे होते हैं ना कुत्सित भाव, वैसे नहीं होंगे। तो यहाँ का वातावरण कैसा होगा? मुक्त होगा, स्वतंत्र होगा, और यहाँ का वातावरण सबको भाने वाला रहेगा, यह उनका कहना है। मानवतापूर्ण होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्चे से रह सके, और जो भी परेशान महिला यानी बाहर रिश्तेदारों के पास, अपने बेटे के पास, बेटी के पास या और कई रिश्तेदारों के पास रहने से यहाँ रहना उनको बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। बेखटके रहेगी, अपने खर्चे से रहेगी, अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके, और उनको लगना चाहिए कि अपना बचा हुआ जो भी
जीवन है वह एक अच्छे कार्य के लिए हम लगा लेंगे और यह खुशी उनको मिलना जरूरी है। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमित झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। यानी वो सरोज जी को कहते हैं, अगर ऐसा आदर्श रखकर ऐसी आदर्श व्यवस्था पर आप अगर वह आश्रम चलाओगी तब श्री इस झंझट से मुक्ति पाओगी और एक अच्छा कार्य आपके हाथों से होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। यानी वहाँ रहने वाली महिलाओं को ऐसा नहीं लगेगा और ऐसा बोझ नहीं आएगा। अब आगे जाकर लेखक कहते, संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम मुक्त सलाह की खुराक दे। यानी वो कहते हैं कि संस्था का खर्चा तो वही उठाने वाली है क्योंकि हर कोई अपना अपना खर्चा निकालने के लिए करने के लिए पैसा देगी, तो खर्चा तो उठा रही है, लेकिन वातावरण वहाँ का कैसा होना चाहिए? भक्तिपूर्ण होना चाहिए, संगीतमय होना चाहिए, प्रेम युक्त होना चाहिए। और यह सब देने का कार्य जो आश्रम चलाते हैं, शुरू करते हैं, उनका कर्तव्य है कि ऐसा वातावरण वहाँ हो। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और आगे आगे जैसे देखो कोई भी शुरुआत की तो ये सब एक साथ नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसमें बदलाव होता जाएगा। फिर क्या होगा, पहले तो एक ही इमारत होगी और एक ही इमारत में सब महिलाएं रहेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो संस्था की जमीन है उस पर छोटे 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 मकान बनाए जाएंगे और उसमें क्या होगा, उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। यानी कैसे, समझ लो कि 2 स्त्रियां या 3-4 स्त्रियां, उनको लगता है कि हम चारों एक साथ रह सकते, तो उस छोटे से मकान में जाकर आश्रम के नियमों के अनुसार वहाँ रहेगी और परिवार जैसे रहेगी और परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है वह बहुत ही उपयोगी है और यह संभव है, ये करना आसान है और उतना उपयोगी भी है। ऐसा काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। और वो कहते हैं कि बहन जी, आप महिला आश्रम खोल रही हो तो प्रत्यक्ष मैं वहाँ आकर कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इस तरह सलाह और सहारा तो देता ही रहूँगा। इस प्रकार लेखक सरोज जी को मदद करना चाहते हैं। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। यानी लेखक कहते हैं आगे जब ऐसा महिला आश्रम चलता रहेगा तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो निमित्त मात्र हूँ, संस्था तो सब संस्था में रहने वाले लोग ही अपने आप चला रहे हैं। यानी शुरुआत करने के लिए किसी का नाम चाहिए, जिम्मेदारी उठाने वाला चाहिए, वो मैं थी, बाकी तो सब कुछ अपना अपना चल रहा है। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है और समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है और ये बात सही है क्योंकि महिला आश्रम में आने वाली कोई छोटी छोटी लड़कियां नहीं होगी, महिला आश्रम में आने वाली महिलाएं होगी। कोई 22 साल से लेकर 70 साल तक की या उससे भी ज़्यादा उम्र की लेडी यानी स्त्रियां वहाँ आएगी और उन स्त्रियों में कई कला, कई गुण होंगे, कई बहुत अच्छे अच्छी निर्मिति के गुण उनमें होंगे और उन सब को अगर काम पे लगा दिया तो एक बहुत अच्छी संस्था निर्माण हो सकती है। और ऐसी संस्था की आवश्यकता समाज के लिए बहुत है क्योंकि समाज में स्त्रियों को कुचला जाता है और जो स्वाभिमान से जीना चाहती है ऐसी महिलाएं ऐसी संस्था में जरूर आकर रह सकती है। उस आवश्यकता में
से ही उसका जन्म होगा और इसी आवश्यकता में से इस महिलाश्रम का जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता। और लेखक कहते हैं कि यह जो मैं बोल रहा हूँ इस पर मेरा विश्वास है और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ। अगर मुझे विश्वास ना होता तो मैं बहन जी आपको यह सलाह कभी नहीं देता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यानी वो कहते हैं कि अगर आपको पसंद है कि महिला आश्रम शुरू करना तो मैं आगे का सोचूंगा, लेकिन मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ अथवा हाँ बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा सोचिए कि समाज की ज़रूरत क्या है और उस पर आपको काम करना है या नहीं, यह जरूर सोचो और उसके बाद हम देखेंगे, ऐसा वो कहते हैं। यहाँ सर्दी अच्छी है, सर्दी का मतलब ठंड अच्छी है। फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंथीमम फूल बाहर में है। बाहर में यानी उन पौधों को अब बाहर आ गई है, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और ओठों को सी कर बैठ गई हो। यानी ऐसे लगता है कई महीनों तक यानी जैसे उस कली का निर्माण हुआ है उस पौधे पर, खिलने में उसे महीना लगता है और वह सिर्फ थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। लेखक की कल्पना है कि ऐसे लगता है कि उसने अपने पेट में कोई रहस्य भरी बात भरी है और उसका ओंठ सी लिया है। ऐसे वह चुपचाप बैठती है, खुलती ही नहीं है और जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। और खिलती है तो ऐसा नहीं है कि देखो बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं कि सूरज निकलने के समय खिलने की शुरुआत हो जाती है और सुबह भोर में शुरुआत हो जाती है, सूरज निकलने पूरा फूल खिल जाता है यानी कई घंटों के अंदर। लेकिन यह महीनों तो खुलती नहीं है और खिलना शुरू भी हो गया तो भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत और खिलते हैं देर तक, इसके लिए टिकते भी बहुत है। और जो सूरज निकलने के समय खिलते हैं वह सूरज ढलने के बाद मुरझा भी जाते हैं, वैसा इनका नहीं है। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कॉस्मस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। यानी कॉस्मस जब खिल रहे थे तब उन्होंने भी मुझे सौंदर्य का बहुत अच्छा अनुभव दिया। झिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, यानी जहाँ लेकर घूमते होंगे वहाँ उनको दिखाई दिया होगा झिनिया का पौधा। झिनिया एक पौधे का नाम है। वो रास्ते किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। और वो रास्ते के किनारे था इसके लिए उसके ऊपर कली आए ना आए कोई देखे तो तोड़ लेता था। फिर मैंने उस बड़े पौधे को वहाँ से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। यानी वो कहते हैं कि जब ऐसा लगा कि उस पौधे पर कोई कली भी रखता नहीं है तो मैंने उसे वहाँ से हटाया और मेरे सिरहाने यानी जहाँ वो सोते हैं पैर की ओर होती है और सिर की ओर होती है, जो सिर के ओर होती है उसे सिरहाना कहते हैं, तो उसने सिरहाने लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए। शायद ऐसा किया होगा कि बड़े से गमले में पौधा वो लगाया होगा और उस गमले को सिरहाने रखा होगा, लेकिन उस गमले में लगने के बाद उसने इतने सुंदर सुंदर फूल दिए कि देखकर मन बहुत खुश हो गया। इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो, ऐसी लगती हूँ। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया और 1-2 महीने उसने फूल दिए, उसके बाद वह पौधा ही सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी क्योंकि सूखने के कारण उसे निकाल कर रख दिया होगा। यह सारी बातें उन्होंने अपने पत्र में की है। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। और यह पत्र लिखा है उन्होंने 21/12
44 में। उसके बाद फिर दूसरा पत्र लेखक ने ही सरोज को लिखा है। इसमें क्या कहा है देखेंगे हम। तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। 16 से 18 तक यानी सरोज ने पत्र लिखना 16 तारीख को शुरू किया होगा। थोड़ा बहुत उस दिन लिखा होगा, थोड़ा बहुत 17 को लिखा होगा और थोड़ा बहुत 18 को लिखकर उसको पूरा करके पोस्ट पेटी में डाल दिया होगा। तो वह पत्र मुझे मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। और वह कहते हैं तुम्हारा वो पत्र मिला, लेकिन मैंने लिखा है तारीख 1 तारीख 9 तारीख और 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही। और वो कहते हैं अब इसके बाद हर सप्ताह मैं तुम्हें एक पत्र लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहना है। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। यानी वो कहते हैं कि कमज़ोर हो तुम, तब भी तुम्हें चिरंजीव रहना है, यानी जीवित रहना है और अच्छे से जीवित रहना है। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। और वो बहन सरोज को भी कहते हैं आप भी हर सप्ताह मुझे एक पत्र लिखना और वह मुझे हर सप्ताह मिलना चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। और वो कहते हैं बापूजी जैसे अगर विचार है तो हिंदू मुस्लिमों को एक करने के लिए मुझे उर्दू भी सीखनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। यानी कभी इसके पहले लेखक ने सरोज जी को कहा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब वो कहते हैं कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब इतनी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना और जल्द से जल्द ठीक होना। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मांग कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। लेखक कहते मैंने कंपास बॉक्स बड़ा सा मंगवा कर रखा है। क्या करना चाहते हैं लेखक? तो तारों के नक्शे बनाना चाहते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से मैंने कंपास बॉक्स मंगाया है अब तक तो कुछ हुआ नहीं है मेरे हाथों से। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। यानी अपने आसपास जो फूल के गमले उन्होंने रखे थे वो सब उन्होंने यहाँ से हटा दिए, यानी गमले उठाकर कहीं बाहर रखे होंगे। सादे क्रोटन को ही रहने दिया है, क्रोटन तो सादे ही रखे हैं। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, और सबको वह आशीष देते, आशीष ने आशीर्वाद देते हैं। काका कालेलकर ग्रंथावली से यह दोनों पत्र लिए गए हैं। बस बच्चों यहाँ महिला आश्रम यह पाठ पूरा हुआ है। महिला आश्रम के बारे में लिखा गया है। अब हम देखेंगे लेखन कार्य। लेखन कार्य में सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। कलह, विवाद, झगड़ा, कुड़न, खीज, बेखटके, बिना किसी संकोच के, निसंकोच। उसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है संचाल पूर्ण कीजिए। गुलदाउदी की विशेषताएं क्या क्या है? उसकी कलियां महीनों तक खुलती नहीं है, एक एक पंखुड़ी खिलती है, बहुत टिकते हैं, सर्दी के मौसम के एक गुलदाउदी फूल है। ये 4 विशेषताएं हैं। कारण लिखिए। काका जी ने कंपास बॉक्स मांग कर रखा क्योंकि तारों के नक्शे बनाने के लिए काका जी ने कंपास बॉक्स भी मांग कर रखा है। लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। 2 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया, इसके लिए। अब है तीसरा प्रश्न पाठ्य पुस्तक से। जिन्हें
ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय सहित शब्दों की सूची बनाइए। देखिए पाठ में जो शब्द है वही मैंने लिए है यहाँ। कुशल, ता प्रत्यय लगा, कुशलता बना। आवश्यक शब्द है, ता प्रत्यय लगा, आवश्यकता लगा। उत्कट शब्द है, ता प्रत्यय लगा, उत्कटता तैयार हुआ। सामाजिक, ता प्रत्यय लगा, सामाजिकता। अब है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम। आश्रम की व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध ना हो, यह आश्रम का पहला नियम। महिला आएगी वह अपने खाने पीने की व्यवस्था करके ही आए। गरीब महिला की खर्च की व्यवस्था उसकी सिफारिश करने वाले करेंगे और पूरी पहचान और परिचय के बिना कोई दाखिल नहीं होगा। ये सारे आश्रम के नियम हैं। भाषा बिंदु। भाषा बिंदु कहा तो हमेशा व्याकरण का प्रश्न होता है। अब आज हम देखेंगे इसमें क्या व्याकरण पूछा गया है। निम्न शब्दों से बने दो मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द दिए हैं आंख, पहला शब्द आंख दिया है। आंख के आधार पर मुहावरे देखेंगे और वाक्य प्रयोग। आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। मेहमानों के सामने शरारत करते अपने बच्चों को माँ बार बार आंख दिखा रही थी। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। राजनेता सामान्य लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अपना लाभ कर लेते हैं। मुंह, दूसरा शब्द है मुहावरे के लिए मुंह। मुंह पर आधारित जो मुहावरा है, कलेजा मुंह को आना, बहुत घबरा जाना। खेत से घर आ रहे रामू के सामने अचानक आए बड़े सांप को देखकर रामू का कलेजा मुंह को आ गया। दूसरा मुहावरा है मुंह में पानी आना, लालच आ जाना। वाक्य, पैसों का भरा बैग देखकर राजू के मुंह में पानी आ गया। तीसरा शब्द है दांत। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित रहना। 1-2 साल के बच्चे का ज्ञान देखकर लोग उन्हें दांतों तले उंगली दबाई। दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन। अभी अभी राजनीति में आए रमेश के बारे में लोग कहते थे उसको क्या समझता है, उसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे। हाथ। हाथ पर आधारित मुहावरा, हाथ साफ करना, चोरी करना। रेल में बैठे लोगों की चोर ने अपना हाथ साफ कर दिया। हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना। डाकुओं की दहाड़ से रमा के हाथ पैर फूल गए। अगला पांचवा अंतिम शब्द है हृदय। हृदय पर आधारित मुहावरा, हृदय उछलना, बहुत आनंदित होना। अपने बच्चे की तारीफ सुनकर राधा का हृदय उछलने लगता था। हृदय पत्थर हो जाना, निर्दय हो जाना। झगड़ा कर अलग रहने वाले अपने बेटे के प्रति माता पिता का हृदय पत्थर हो गया था। यह एक पत्र का नमूना दिया है जो आपकी पाठ्यपुस्तक में उपयोजित लेखन में आया है। पत्र इसी ढांचे पर लिखना है। दिनांक, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, विषय विवेचन, समापन, हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी। अब आपको एक विषय कहा गया है उपयोजित लेखन में। अपने मित्र अथवा सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप पत्र लिखिए। यानी जो पत्र पिछले स्लाइड में आपने पत्र का नमूना देखा उस पर आधारित पत्र लिखना है। विषय ऊपर दिया है। दिनांक 5 दिसंबर 2024। प्रिय मित्र सुरेश,
सप्रेम वंदे। सुरेश, हाल ही में तुम्हारी मौसी मुझे मिली थी। उन्होंने बताया कि पिछले महीने में जो विज्ञान प्रदर्शनी हुई तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह खबर सुनकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। सुरेश, आपका इस पुरस्कार के बारे में बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही पुरस्कार प्राप्त करते रहना, यही सब की इच्छा। अपने आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। धन्यवाद। आपका प्यारा संजय। अब देखो, संजय के बाद फिर संजय का पूरा पता लिखना है। संजय सकपाल, महेश्वरी गार्डन, पूना, और उसके बाद संजय की ईमेल आईडी। यहाँ अपना पत्र पूरा हुआ। इसके बाद कुछ विषय ऐसे दिए हैं कि जो स्वमत के बारे में पूछे जाते हैं, तो ऐसे भी विषय पर मैंने कुछ तो जानकारी देने की कोशिश की है, तो उसे ध्यान से अभी सुनो, फिर याद से लिख कर रखो। पहला विषय है श्रवणीय, मानवतावाद पर विचार सुनिए। मानवतावाद या मनुष्यवाद दर्शन शास्त्र में उस विचारधारा को कहते हैं जो मनुष्यों के मूल्यों और उनसे संबंधित मसलों पर ध्यान देती है। अक्सर मानवतावाद में धार्मिक दृष्टिकोणों और अलौकिक विचार पद्धतियों को हीन समझा जाता है और तर्क शक्ति, न्यायिक सिद्धांतों और आचार नीति पर जोर होता है। इसने न केवल बौद्धिक शिक्षा पर बल्कि शारीरिक और नैतिक विकास पर भी जोर दिया है। मानवतावाद लचीली सोच पर निर्भर था। मानवतावादियों के सिद्धांतों ने बौद्धिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के गुणों पर जोर दिया। इसने तर्क, प्राकृतिक विज्ञान और तत्व मीमांसा पर जोर दिया। दूसरा विषय है जो आपकी पाठ के साथ दिया है, पठनीय। पठनीय में है अंतरिक्ष विज्ञान में ख्याति प्राप्त 2 महिलाओं की जानकारी, वह भी मैंने दी है। पहली महिला है कल्पना चावला, भारांक फाल्गुन 26 1883 ग्रेगोरी कैलेंडर से, मार्च 17 1962, 1 फरवरी 2003, यह इनका जन्म से मृत्यु तक का कालखंड है। एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। दूसरी है सुनीता विलियम्स। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 में हुआ। यूक्विड ओहायो में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। अब अगला विषय है संभाषणीय। इसमें अनुशासन स्वयं विकास का प्रथम चरण है। इस कथन पर चर्चा की। तो ऐसे प्रश्न स्वमत के लिए आते हैं। आपके विचार लिखो इस प्रकार। अनुशासन। अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। जो अनुशासन का पालन करता है उसका जीवन नियम और कानून के बीच में चलता है। उसका जीवन बहुत ही आसान और सरल होता है। अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति दृढ़ संकल्प में रहता है और अपने लक्ष्य पर बहुत ही जल्दी पहुंचता है। अनुशासन से ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास निर्भर है। इसलिए तो यह सही है कि ध्यान स्वयं का विकास का प्रथम चरण है। इस प्रकार यह विषय हुआ।
अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी जो आपके स्वाध्याय के साथ दी जाती है। अभिव्यक्ति यानी अपने विचार। तो इसके लिए क्या विषय दिया है हम देखेंगे। पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। यह प्रश्न भी स्वमत के लिए आ सकता है। इसमें क्या लिखा है मैंने, पत्र लेखन जारी रखने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि पत्र लिखने से हम लेखन कौशल्य विकसित कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि पत्र लिखने से हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखते हैं। पत्र लेखन में हम जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसे कभी भी बार बार पढ़ा जा सकता है। पत्र लेखन से हमारा हस्ताक्षर कौशल्य बढ़ता है। पत्र लिखने के कारण हम सोचते हैं तो अपनी विचार शक्ति भी बढ़ती है। इतने सारे लाभ देखते हुए पत्र लेखन जारी रहना जरूरी है ऐसे लगता है। मुझे लगता है कि अब यहाँ अपना पाठ पूरा हुआ है। पहले पाठ को मैंने समझाया है, उसके बाद पाठ का पूरा लेखन कार्य मैंने दिया है जो स्वमत के लिए बहुत उपयोगी आएगा। तो इस प्रकार पूरे लेखन कार्य के साथ यह पाठ पूरा हो रहा है। मैंने आपकी पढ़ाई आसान की है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अच्छे से लेखन कार्य पूरा करो और अपनी पढ़ाई जारी रखो। तो चलो जल्द ही अगला पाठ लेकर मैं आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।